बॉन्साई में वो एक डोने में एक बड़े से वृक्ष को उगा देते हैं, लेकिन वो छोटा सा रह जाता क्योंकि इसके जड़ों को निकलने के लिए स्कोप नहीं होता, तो वृक्ष बढ़ ही नहीं पाता। ऐसे ही जीवन में हम उतना ही उठ सकेंगे जितनी हमारी जड़ें मजबूत होंगी। मजा का रहस्य समझे, श्रेष्ठ करने का प्रयास करें तो मजा आएगा। जब हमको लगता है कि हमारा कार्य किसी के जीवन में अंतर ला रहा है तो उससे अंदर से शांति मिलती। किसी ने कटु वाक्य बोल दिया, वो नी जर्क रिएक्शन न हो। सोचें कि इस स्थिति में क्या करने से श्री कृष्ण की प्रसन्नता होगी। अगर मैं क्रोधित होऊंगा तो श्री कृष्ण प्रसन्न होंगे, या मैं उसे सहन करूं तो श्री कृष्ण प्रसन्न होंगे। जय श्री जगन्नाथ। पोस्ट लंच सेशन मु जानी बहुत कष्टदायक, किंतु आखि खोला रखिकी कान खोला रखिकी सबू इंद्रियों को खोला रखिले आमे आज बहुत किछि शिखि परिबा स्वामी जी पाखकू। टुडेज मॉडर्न वर्ल्ड देयर इज सो मच मोर कंफर्ट, yet more anxiety, more connectivity, yet more loneliness, so much more achievements and success, yet less inner fulfillment. Modern neuroscience अब ये प्रमाणित कर रहा है, अब डिस्कवर कर रहा है कि जो हमारे एज ओल्ड स्क्रिप्चर्स थे, एंशियंट विजडम थे, जिससे हम सीखते थे, हमारे पूर्वज सीखते थे, वो आज डिस्कवर हो रहा है कि वो सही है। आपकी ज़िंदगी, आपका जीवन कैसे बीत रहा है, ये आपकी सोच, आपके मानसिकता के ऊपर निर्भर करता है। ये न्यूरोसाइंस, मॉडर्न न्यूरोसाइंस डिस्कवर कर रहा है। एंड टुडे वी आर सिटिंग हियर टू अंडरस्टैंड, टू गेट अ क्लैरिटी ऑन हाउ वी कैन लिव आवर लाइफ विद अ ग्रेटर क्लैरिटी, greater stability and greater purpose in this fast changing, fast moving world. And for the same, we are blessed and privileged to have Swami Mukundananda ji with us, who has very, very beautifully bridged spirituality with neuroscience, mind management, leadership and practical life. Swami ji, once again a very hearty welcome to this land of Jagannath. बहुत से प्रश्न हैं मेरे दिमाग में। शुरुआत करूँगी इसी माइंड को लेके। हम जब बड़े होते हैं हम जानते हैं ये सही है, ये गलत है, एटा भूल एटा ठीक है मैं जानूँ। स्टिल वी आर ड्रैग्ड एंड वी आर ड्रिवन टुवर्ड्स नेगेटिविटी। वाई इज इट सो? वाई कांट वी कंट्रोल आवर मैग्नेटिक पुल टुवर्ड्स नेगेटिविटी? मंथन के सत्र में पधारे सबको जय जगन्नाथ, राधे राधे। आपन माने समझते केमिति अछंती? खूब बढ़िया। मेघना जी का प्रश्न है कि हमारे मन में नेगेटिव विचार क्यों आते हैं? क्यों आते हैं इतना ही नहीं, क्यों हम उसको पकड़ के बैठ जाते हैं? आपके जीवन में 25 क्षेत्र ठीक चल रहे हैं, स्वास्थ्य भी ठीक है, नौकरी भी ठीक है, फाइनेंस भी ठीक है, लेकिन एक रिश्तेदार का व्यवहार गड़बड़ हो रहा है। और मन क्या करता है? मन ये नहीं सोचता कि ये सब ठीक क्यों हो रहा है, मन ये सोचता है कि ये गड़बड़ क्यों हो रहा है, और उसी पर मंथन करता चला जाता। ये ऐसी बात है, देखो जैसे अगर आप आम खा लें, फलों का राजा है भारत का आम, और बाय चांस कोई रेशा आपके दांत में अटक जाए तो आपकी जिह्वा कैसा व्यवहार करती है? वो 32 दांत के बीच में बाकी 27 क्रैक में नहीं जाती है, वो एक को रिपीट करती जाती है। यहाँ क्या है? तो हमारा मन भी ऐसा ही करता। अब इसकी साइकोलॉजी समझे। देखिए, बाय चांस किसी के ऊपर
कॉकरोच आके बैठ जाए, तो उसका व्यवहार दो प्रकार का हो सकता है। या तो वो रिएक्ट करे, या वो सोचे कि भाई ये मुझे काटने तो वाला नहीं है, हैंडल करने का बेस्ट उपाय क्या है, इसको कंफर्टेबल होने दो, फिर पीछे से एक नैपकिन लेके इसको निकाल देंगे। दोनों ऑप्शंस में अंतर यह है, एक है रिएक्शन और एक है रिस्पॉन्स। रिएक्शन आता है हमारे लोअर सेल्फ से। लोअर सेल्फ यानी क्रोध, लोभ, चिंता, भय, ये हमारे व्यक्तित्व का लोअर सेल्फ है। और रिस्पॉन्स आता हायर सेल्फ से, हमारी वैल्यूज, सेंस ऑफ पर्पस, हमारे ज्ञान, हमारे बुद्धि के आलोक से। तो पहला रिस्पॉन्स नहीं आएगा, पहले रिएक्शन आएगा। न्यूरोलॉजी ने इसका कारण समझा कि आपके इंद्रियों के द्वारा आप जो ग्रहण करते हैं, पहले आपके एमिगडिला के माध्यम से कॉर्टेक्स तक जाता है। तो एमिगडिला ही रिस्पॉन्सिबल है आपके रिएक्शंस के लिए। अब अगर आप बार बार रिएक्ट करने लग गए तो क्या होगा, आदत बन जाएगी। किसी ने कुछ बोला, गुस्सा आ गया। एक ने हमसे पूछा, स्वामी जी मैं इतनी चिंता क्यों करता हूं? मैंने कहा इसलिए करते हो क्योंकि तुमने चिंता का बहुत अभ्यास कर लिया। तो न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर दे वायर टुगेदर। अब बार बार अगर चिंता करते चले गए तो न्यूरॉन्स की आदत पड़ गई। अब अगर हम इसको बदलना चाहें, उसमें प्रयास पड़ेगा। देखो, नदी में अपस्ट्रीम जाने में प्रयास है, डाउनस्ट्रीम जाने में कोई प्रयास नहीं है। इसलिए चिंता के विचार, शोक के विचार तो स्वतः आते हैं, और ऊंचे विचार लाने हो, इसकी साइंस को हमें समझना पड़ेगा। स्वामी जी, क्या हम ऐसे मान के चलें कि हमारे खुश सुख, जिसको हम हैप्पीनेस बोलते हैं, वो सर्कमस्टेंसेस को लेके नहीं होने चाहिए, रादर हमारे दिमाग का डिसीजन होता है कि हम अभी खुश होंगे या दुखी होंगे? बिल्कुल मेघना जी, हम लोग अपने आनंद को बाहर की चीज से बांध देते। इसका व्यवहार ठीक हो तब मैं सुखी रहूंगा, ये परिस्थिति, ये युद्ध खत्म हो जाए तब मैं आनंद में रहूंगा। अब एक चीज को ठीक किया, दूसरी गड़बड़ हो गई, उसको ठीक किया, ये गड़बड़ हो गई। ये संसार तो ऊबड़ खाबड़ चलता ही है। किसी कवि ने कहा कि न कभी रुकेंगी हवाएं, न कभी बुझेंगे चिराग, चलते रहो ये तमाशा तो रात भर का है। तो ऐसा ये संसार है। अब इसमें समझने की बात यह है कि हर परिस्थिति में हमारे सामने चॉइसेस हैं। मान लो कोई स्कूटर चला रहा था, उसकी एक्सीडेंट हो गया। अब वो क्या सोचता है? या तो ये सोचता है बड़ा खराब हुआ, बड़ा खराब हुआ, भगवान ने क्या किया। या ये सोच सकता है आज तो मैं मर सकता था, भगवान ने जान बचा ली, पता नहीं क्या हो सकता था, और मेरे अपने ही कर्मों का परिणाम होगा। तो हर स्थिति में हम अच्छा भी सोच सकते हैं, बुरा भी सोच सकते हैं। देखो, सबके जीवन का कप आधा खाली है, लेकिन आधा भरा हुआ भी है। अगर हम आदत बना लें मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, तो दुखी रहेंगे। अगर हम कृपाओं को सदा याद करें, आप सब लोग देखिए, आप यहाँ पे बैठे हैं, हम सबको अवसर मिल रहा है ज्ञान के मंथन करने का। ये कृपा को सोच के विभोर रहे, तो प्रतिदिन 3 कृपाओं को याद करें। आप देखें आपका मनोभाव कैसे नकारात्मक से सकारात्मक बन जाएगा। एकदम सही स्वामी जी, बहुत अच्छी बात बोली आपने। जिसको हम अंग्रेजी में बोलें तो बोलें कि अपना ग्रैटिट्यूड जर्नल बना लें। और जैसा स्वामी जी ने कहा कि दिन में तीन चीज़ें आप लिखी हैं ग्रैटिट्यूड की, क्या भगवान ने आपको दिया है, आपका
मानसिक चिंतन काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। आपके किताब द साइंस ऑफ माइंड मैनेजमेंट में मैंने पढ़ा एक प्लेसेबो इफेक्ट के बारे में आपने लिखा है। उस बारे में थोड़ा हमारे श्रोताओं को, दर्शकों को बताएं। और मेरा सवाल ये है कि प्लेसेबो इफेक्ट एक माइंड मैनेजमेंट को लेके आपने बताया है, रिसर्च बेस्ड, साइंटिफिक बेस्ड चीज़ है। ये क्या हर उम्र में, हर परिस्थिति में, हर सर्कमस्टेंस में, बच्चे से लेकर बूढ़े तक सब पे काम करेगा? प्लेसिबो इफेक्ट का मतलब ये है किसी को ब्लैंक पिल दे दी जाए, लेकिन मरीज को विश्वास हो कि ये असली पिल है और डॉक्टर सही है और उसने सोच के समझ के मेरा उपचार के लिए ये दिया है। तो अगर उसका विश्वास ये कहता है कि ये दवाई सही है, उसके विश्वास से ही वो स्वस्थ हो जाता। ये आश्चर्य की बात, ये प्लेसिबो इफेक्ट। अब वर्ल्ड में 10,000 से ज्यादा रिसर्च किए गए प्लेसिबो इफेक्ट पर और पाया गया कि जो असली दवा है और प्लेसिबो ब्लैंक पिल, वो 57% काम कर देती। अर्थात एक व्यक्ति बाल उगाने के लिए दवाई ले रहा है और एक प्लेसिबो ले रहा है, लेकिन उसको भी 50% लाभ ब्लैंक पिल से मिल रहा है। तो ऐसा कैसे हो रहा है, इसके विज्ञान को पहले समझे। कारण यह है, हमारे मन का एक भाग कहलाता अवचेतन मन और एक भाग है चेतन मन। एक सबकॉन्शियस माइंड है, एक कॉन्शियस माइंड। जैसे आइसबर्ग होता है तो ऊपर एक भाग है और नीचे एक भाग है। अब वो अवचेतन मन जो है, ये अनेक प्रकार के विचार उत्पन्न कर रहा है। मान लो एक 3 साल का बच्चा 15 मिनट के लिए लिफ्ट में अटक गया, पावर चला गया, तो 15 मिनट वो अकेला था, भयभीत हुआ। अब उसके बाद पावर आई, लिफ्ट अपनी जगह आ गई, वो निकला। चेतन मन धीरे धीरे भूल गया उस चीज को, लेकिन बात उसकी अवचेतन मन में चली गई। और जब भी वो संकीर्ण परिस्थिति में होता है, वो भय का अनुभव करता है, पसीना छूट जाता है, उसे कहते हैं क्लॉस्ट्रोफोबिया। उसको भी समझ में नहीं आता ये क्यों आ रहा, ये अवचेतन मन से आ रहा। तो हमारी जो बिलीफ्स हैं, मान्यताएं हैं, ये सीधा अंदर जाती। अब वो मान्यताएं अगर हमारी गलत हैं, मैं बीमार हूं, तो व्यक्ति एक्चुअली बीमार पड़ जाएगा। एक व्यक्ति के दोस्तों ने सोचा कि इसके साथ एक मजाक किया जाए। वो जब मंडे मॉर्निंग आया ऑफिस, रिसेप्शनिस्ट ने कहा, अरे मदन, तुम्हारी तबीयत ठीक है? बिल्कुल ठीक है। देखने में बीमार लग रहे हो। दोस्त ने कहा नहीं, बिल्कुल ठीक। अब वो पहुंचा अपने डेस्क पे तो उसका दोस्त आया। उसने कहा, मदन तुमको बुखार है क्या? तो उसने कहा, बुखार तो नहीं, लेकिन तबीयत थोड़ी नाजुक है। तो तीसरा आया, उसने कहा कि तुमने वीकेंड में क्या किया भाई, तुम्हारा तो चेहरा उतरा हुआ था। उसने कहा, हाँ मैं थोड़ा सा परेशान सा हूँ। और वो धीरे धीरे असर डाल रहा। तो चौथे ने कहा, अरे तुम वहाँ कैसे गए, तुम्हारी तबीयत इतनी खराब है। उसने वहाँ से कह दिया, मैं लीव ले रहा हूँ, और चला गया। अब 4 दोस्तों ने उसको कन्विंस कर दिया कि वो बीमार है। तो इसके बजाय हम अगर इस बात को अपने हाथ में लें और अपने बुद्धि को समझाएं कि मैं आत्मा हूँ, परमात्मा का अंश हूँ, परमात्मा की अपार कृपा मेरे ऊपर है, तो ये जो सेल्फ टॉक है, आप देखिए, ये अंदर एक बिलीफ के रूप में स्थापित हो जाए तो आत्मा में जो अनंत क्षमता है वो जागृत होने लग जाएगी। धन्यवाद स्वामी जी। अब मैं कुछ जानना चाहूँगी रिगार्डिंग इनर स्ट्रेंथ। आजकल सोशल मीडिया पे बहुत हमने देखने को हमें मिला है कि माइंड मैनेजमेंट को लेके अपने इनर पीस के लिए बहुत लोग सजेस्ट कर रहे हैं
कि आप अपना सेल्फ केयर करो, सेल्फ वर्थ देखो, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ वर्थ, डू सेल्फ लव। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि सेल्फ केयर, सेल्फ लव, सेल्फ वर्थ 3 अलग अलग चीज़ें हैं। डिफरेंस क्या है और कब हमें पता कैसे हम जानेंगे कि सेल्फ केयर सेल्फ इंडल्जेंस ना बन जाए, सेल्फ लव सेल्फिश ना बन जाए, सेल्फ वर्थ एरोगेंस ना बन जाए, घमंड ना बन जाए। अगर हमें जीवन में इफेक्टिव कार्य करना है, कार्य बाद में आता है, विचार पहले आते हैं। अगर हम अपने अंदर अच्छे विचार लाएं, ऑटोमेटिक हमारे कार्य अच्छे होने लग जाएंगे। यदि हमारे विचार उत्साह युक्त हैं, शुद्ध हैं, निष्काम हैं, ऊर्जा युक्त है, तो हमारा कार्य भी वैसा होगा। अब यदि हमारे विचार ही निराशाजनक है, हतोत्साहित है, तो हमारा कार्य भी उसी के अनुसार होगा। अतः हम लोग जो चाहते हैं कि अच्छा करें, इसकी नींव है अच्छे विचार, उस पर हम लोग ध्यान नहीं दे रहे। तो अगर कोई व्यक्ति इस बात को समझे कि कार्य बाद में आता है, विचार पहले आते हैं। यदि बीज अच्छा है तो वृक्ष अच्छा निकलेगा, और अगर बीज खराब है तो वृक्ष भी खराब निकलेगा। इसी प्रकार से अपने जीवन में उत्थान के मार्ग को खोलने के लिए अपने विचारों को उज्जवल बनाना है। अब देखो, एक व्यक्ति गरीब घर से पैदा हुआ, उसको सुविधा नहीं मिली, रिसोर्सेस नहीं थे, लेकिन उसके हाथ में अपने विचार तो थे। वो अच्छे विचार लाने लगा कि हम किसी के जीवन में खुशी लाएं, किसी के दुख को कम करें। ये विचार उसके अंदर आने लगे, तो धीरे धीरे उसकी परिस्थिति बदल गई। ये सृष्टि ने, भगवान ने उसको ऐसे अवसर दे दिए। कहीं उसको कॉलेज में स्कॉलरशिप मिल गई, कहीं उसको किसी इन्वेस्टर ने कहा देखो हम एक स्कूल शुरू करना चाहते हैं, तुम हमारे लिए कर लो। और आप उससे 10 साल के बाद मिले तो पाए कि ये तो इतने सारे लोगों का लाभ कर रहा है। ये शुरुआत कहाँ से हुई? अपने विचारों से। अब विचारों को सुधारने में कोई खर्चा तो है नहीं, लेकिन हम लोग उस पर ध्यान नहीं दे रहे। तो यदि हम श्रेष्ठ करना चाहते हैं, हमें सेल्फ केयर पर ध्यान देना पड़ेगा। देखो, एक जापानीज हॉर्टिकल्चरल स्टाइल होता है बॉन्साई। बॉन्साई में वो एक डोने में एक बड़े से वृक्ष को उगा देते हैं, लेकिन वो छोटा सा रह जाता है क्योंकि इसके जड़ों को निकलने के लिए स्कोप नहीं होता, तो वृक्ष बढ़ ही नहीं पाता। ऐसे ही जीवन में हम उतना ही उठ सकेंगे जितनी हमारी जड़ें मजबूत होंगी। तो जड़ों को मजबूत करने के लिए सेल्फ केयर। अब सेल्फ केयर जो है वो डाकू भी कर रहा है, लेकिन उसका लक्ष्य है कि शक्ति बढ़ा के और दूसरों से हड़पो। तो सेल्फ केयर के अंतर्गत ही होना चाहिए अपनी मंशा को शुद्ध करना। हमारी जो मंशा है, हम क्यों इसमें प्रयत्नरत हैं, तो ये सब तब हम ठीक कर पाएंगे जब हम 3 चीजों पर ध्यान देंगे। सबको तो मजा चाहिए, आनंद चाहिए, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा मजा कैसे मिलेगा। मजा का रहस्य समझे, श्रेष्ठ करने का प्रयास करें तो मजा आएगा। जब हमको लगता है कि हमारा कार्य किसी के जीवन में अंतर ला रहा है, तो उससे अंदर से शांति मिलती। दूसरी बात,
श्रेष्ठ बनने का प्रयत्न करें भीतर से। मैं कल जहां था आज वहां से आगे बढ़ना। जब आप ऐसा प्रयास करेंगे आपको अंदर से आनंद मिलेगा। तो अच्छा बनो, अच्छा करो और परिणाम स्वरूप आप अंदर से आनंद में रहोगे। ये है उपाय सेल्फ केयर का और अच्छे कार्य करने का। स्वामी जी, अपने विचारों से हम कैसे बातें करें? हम कम्युनिकेशन कोर्सेज करते हैं, टीम मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट के कोर्सेज करते हैं, माइंड मैनेजमेंट एंड सेल्फ माइंड कम्युनिकेशन। अपने विचार पे, अपने विचारों के साथ हम बात कर सकते हैं ताकि उन्हें सुधार सके। कोई तरीका है उसका? मेघना जी, पहली समस्या ये आती है कि लोग अपने विचारों से अत्यधिक तादात्म्य कर लेते। मैं ऐसा सोच रहा हूं, मैं ऐसा सोच रही हूं। तो फर्स्ट स्टेप है विचारों से थोड़ा दूर हो जाए। इसका मतलब ये विचार मैं नहीं हूं, ये मेरा मन उत्पन्न कर रहा है। हमारे भीतर एक मशीन है, उसे कहते हैं मन। वो मन विचारों की फैक्ट्री है। अब वो मन विचार उत्पन्न करता चला जा रहा है और हमको लग रहा है अरे मैं तो ऐसा सोच रहा हूं, मैं तो ऐसी सोच रही हूं। अब एक महिला आई हमारे पास, उसने कहा स्वामी जी मैं बड़ी समस्या में हूं। हमने कहा क्या हुआ? 2 मास पहले मेरा बच्चा हुआ है। मैंने कहा माँ आपको बहुत बहुत बधाई। उसने कहा स्वामी जी समस्या, मेरा मन बदमाशी कर रहा। हमने कहा आपका मन क्या बदमाशी कर रहा है? आप मानेंगे नहीं। बताओ तो सही, क्या आपका मन ये कह रहा है कि मैं अपने बच्चे को उठा के और दीवार पे मार दूं? उसने कहा स्वामी जी आपको कैसे पता चल गया? अब देखिए वहां पे हुआ क्या। वो मां के मन में हजारों विचार आ रहे थे अपने बच्चे के प्रति, अच्छे, स्नेह के, ममत्व के। अब उनमें से एक ऐसा भी विचार मन ने उत्पन्न कर दिया कि मैं उसको उठा के पटक दूं। तो अब अगर वो उस पर ध्यान नहीं देती, वो विचार अगले क्षण निकल जाता। लेकिन उसने सोचना शुरू कर दिया, मैंने ये विचार रखा मन में, ये तो बड़ा खराब हो गया। और परिणाम क्या हुआ? वो विचार शक्ति वर्धक होता चला गया और लास्ट में उसको लगता है कि मैं ये विचार मन से निकाल ही नहीं सकती। जब वो महिला ने मुझे कहा कि मैं ऐसा सोचती हूं, मैंने कहा आप ऐसा सोचते ही नहीं। स्वामी जी मैं बता रही हूं मैं ऐसा सोचती हूं। नहीं, आपका मन ऐसा सोच रहा। अब आप मन हो ही नहीं, ये आपका मन है। जैसे ये स्थूल शरीर है ऐसे सूक्ष्म मन है और हम आत्मा है। ये तो प्रथम ज्ञान है भगवद गीता का। तो आत्मा ने अपने को मन मान लिया और मन के जो विचार है उससे तादात्म्य कर लिया। तो इसीलिए जब हमारा मन उल्टे सीधे विचार उत्पन्न करे, पहला स्टेप है आप उससे दूर हो जाएं। यानी इसको कहते हैं साक्षी भाव। अपने मन के विचारों को देखने लग जाए, अच्छा ये मेरा मन बदमाशी कर रहा। ये फर्स्ट स्टेप। दूसरा स्टेप, आप वो जो विचार आया था उसको आप क्वेश्चन करें। यानी उसके पीछे कुछ गलत मान्यता थी, आप उसको क्वेश्चन करें और फिर उसको रिप्लेस करें। जैसे मन ने कहा मेरा भविष्य तो डार्क में, मान लो मन ने ऐसा कह दिया, तो इसके पीछे गलत मान्यता है कि कोई भगवान नहीं है संसार में, कोई देखभाल करने वाला नहीं है। तो आप उसको चैलेंज करें अपनी बुद्धि के साथ और फिर उसको रिप्लेस करें कि सबकी देखभाल हो रही है, चींटियों की भी, हाथियों की भी, भगवान मेरी देखभाल क्यों नहीं करेगा। और फिर जो सही विचार है उसको बार 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 रिपीट करें। यह है ट्रेनिंग। तो 3 स्टेप प्रोसेस है, डाइल्यूशन, सब्स्टिट्यूशन एवं सब्लिमेशन। तो सही विचार जो है वो हमारे मन में लॉक इन हो जाएगा। बहुत ही
अच्छे तरीके से आपने समझाया। अगर सिंपल वे में बोलूँ तो नेगेटिविटी थॉट जहाँ से हम स्टार्ट किए थे, अब समझ में आ रहा है कि शायद उन थॉट से दूर होने का ज़रिया यही है कि हम डिस्कनेक्ट करें, डिसोसिएट करें उस थॉट से अपने आप को, और उसको सवाल पूछें और फिर अच्छे थॉट से उसको रिप्लेस करें एंड उसके बाद रीअफर्म करें। तो यहाँ जहाँ हम आपने जैसे कहा कि अच्छे थॉट को बार बार बोला जाए, कहीं ना कहीं इज़ इट रिलेटेड टू अफर्मेशंस? बिकॉज आजकल ये भी बहुत सुनने में आता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जैसे आपने कहा सुविचार करने से अच्छी चीज़ें अपने आप आती हैं, तो इज़ इट लॉ ऑफ अट्रैक्शन? अच्छे थॉट्स को बार बार अपने अंदर लाना, दैट मीन्स अफर्मेशन? बिकॉज ये सारे टर्म्स बहुत सुनने में आ रहे हैं, तो इसका, और आपके किताब में भी आपने इस बारे में कुछ लिखा है, तो हम जानना चाहेंगे कि ये अफर्मेशंस, मैनिफेस्टेशंस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, 5 AM अचीवर्स क्लब, ये जो बहुत चल रहा है, इसमें कितना वैल्यू है, और अगर है तो उसका सही तरीका क्या है ताकि हर एक इंसान उसको यूज़ कर सके और अच्छा इंसान बन सके, खुश इंसान रह सके? तो ये बात तो सही है कि हमारे विचारों का इम्पोर्टेंस है, और हम अच्छे विचार लाएं बार बार अपने मन में तो मन की ट्रेनिंग हो जाएगी। ये सेल्फ टॉक जो है, सेल्फ टॉक का मतलब हम अपने से कैसे बात करते हैं, क्योंकि उसके अनुसार हमारी बिलीफ स्थापित हो जाती हैं। अब मान लो कोई व्यक्ति इंटरव्यू में फेल हो गया, तो उसने सेल्फ टॉक शुरू कर दिया, मैं फेल हुआ, मैं कभी सक्सेस नहीं बनूंगा, मैं कभी सक्सेस नहीं बनूंगा। उसकी अपने सेल्फ टॉक ने उसको कन्विंस करा दिया। अब वो कहता है मैं कभी इंटरव्यू में पास हो ही नहीं सकता, और वो बिलीफ एक बन गई है अंदर। तो इसलिए सेल्फ टॉक में शक्ति तो बहुत है। हम क्या कर रहे हैं, वी आर परमिटिंग सेल्फ टॉक टू हैपन टू आवरसेल्व्स। अब उसको अपने हाथ में लेना, तो अपने हाथ में कैसे लेंगे, इसके लिए अपने ज्ञान को बढ़ाना होगा। मेघना जी, ये अभी तक हमने ना मन की चर्चा की, अब मन से भी परे एक तत्व है, वो है बुद्धि। तो बुद्धि में ऐसी शक्ति है कि वो मन को कंट्रोल कर सकती है जब भी वो चाहे। आप तो स्कूल चलाते हैं, देखिए विद्यार्थी कहता है कि पढ़ाई में मन नहीं लगता, उसके माता पिता आते हैं हमारे पास, स्वामी जी हमारे बच्चे को समझाओ। क्या समझाना, वो पढ़ता ही नहीं। बेटा क्यों नहीं पढ़ते हो? अंकल पढ़ाई में मन नहीं लगता। अब वो बच्चा, उसकी प्रॉब्लम रियल है, मन नहीं लग रहा, वो क्या करे। लेकिन वही बच्चा जब एग्जाम में जाता है, वो 2 घंटे अपने मन को कंट्रोल कर लेता। 2 घंटे एग्जामिनेशन हॉल में रेजर शार्प फोकस के साथ वो कार्य कर रहा है। अब ये कंट्रोल कहां से आ गया? वो तो कह रहा था कि मन नहीं लगता है। 2 घंटे जिस प्रकार से उसने माइंड कंट्रोल किया, अगर वो साल भर करता तो फिर उड़ीसा बोर्ड में टॉप कर जाता। यानी उसकी बुद्धि में ये शक्ति थी कि वो मन को कंट्रोल करे, वो उसका उपयोग नहीं कर रहा था, क्योंकि बुद्धि का ज्ञान कह रहा था कि पढ़ाई इंपॉर्टेंट नहीं, मम्मी पापा के लिए, मेरे लिए नहीं। और एग्जामिनेशन हॉल में बुद्धि ने अचानक रियलाइज किया कि अब लापरवाही हुई तो पूरा साल गंवाना पड़ेगा। तो जब बुद्धि डिसाइड करती है, वो माइंड को कंट्रोल कर लेती। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं गीता में, बुद्धि योग मुपाश्रित्य मच्चित्तः सततम भव। अर्जुन, मैं तुझे जो बता रहा हूं, ये कर्म योग नहीं है, ज्ञान योग नहीं है, भक्ति योग नहीं है, बुद्धि योग है। यानी अपनी बुद्धि में सही ज्ञान आ जाए, वास्तविक ऐसा उज्जवल ज्ञान, तो फिर वो ज्ञान से आलोकित बुद्धि आपके मन को सही दिशा में चला देगी। इसीलिए माइंड मैनेजमेंट के साथ इंटेलेक्ट की ट्रेनिंग भी जरूरी। ऑफ लेट रिसर्च और स्टडीज बता रहे हैं कि जो जेन अल्फा जिसे हम बोल रहे हैं, कि जेन जी, स्पेसिफिकली जेन अल्फा का IQ
बहुत हाई पाया जा रहा है, वो बहुत बुद्धिमान है, उनके पास बहुत इंफॉर्मेशन है, बहुत बहुत नॉलेज है, लेकिन वो स्ट्रगल कर रहे हैं बिकॉज उनका इमोशनल इंडेक्स बहुत लो है, इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत लो है। इसका क्या सोल्यूशन है? इमोशनल इंटेलिजेंस बच्चों का या ये जो अपकमिंग जनरेशन है उनका क्यों लो जा रहा है? तो यहाँ पे माइंड मैनेजमेंट चाहिए या इंटेलेक्ट मैनेजमेंट चाहिए? कैसे हैंडल किया जाए इस परिस्थिति को? बिकॉज यही जनरेशन आगे हमारा भविष्य है। जब वो स्कूल जाते हैं उनको अनेक प्रकार की पहेलियां दी जाती हैं ताकि उनका आईक्यू डेवलप हो। तो वो आईक्यू डेवलप जो एंगेज होता है टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, टू एनालाइज द प्रॉब्लम, टू कम अप विद द सॉल्यूशन। तो पूरा एजुकेशनल सिस्टम इस पर फोकस्ड है। तो बच्चे का आईक्यू डेवलप होता चला जा रहा है। लेकिन वो बच्चा जब एडोलेसेंस में आता है तो उसके विभिन्न इमोशंस अब एंगेज आ जाते हैं। अरे भाई इसकी क्या भावना है, उसकी क्या भावना है। तो आवश्यकता पड़ती है ईक्यू की। क्या मेरे अंदर क्रोध उत्पन्न हो रहा है, मैं उसको हैंडल कर सकता हूँ? मेरे जीवन में एक विपत्ति आई, क्या मैं उसको सहन करके कंटिन्यू कर सकता हूँ? जिसके अंदर ऐसी नहीं है वो फिर आत्महत्या भी कर लेते हैं। तो इसलिए वो ईक्यू इम्पॉर्टेंस होता है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से इन सब से परे है एसक्यू, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। वो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस की बहुत आवश्यकता है जेन जी को। तो वो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस से क्या होगा? उनके अंदर 4 स्किल्स डेवलप होंगे। पहले इज सेल्फ अवेयरनेस स्किल्स। मैं हूं कौन, मेरा जीवन का श्रेष्ठ लक्ष्य क्या है, मेरी वैल्यूज क्या है, मेरी बिलीव्स क्या है। ये सेल्फ अवेयरनेस स्किल्स, ये एसक्यू से पता चलता है। दूसरी है यूनिवर्सल अवेयरनेस स्किल्स। मैं अकेला नहीं हूं, मैं सारे ब्रह्मांड का एक अंश हूं और ब्रह्मांड के नियम मेरे ऊपर लागू हो रहे हैं, कर्म का विधान है, इत्यादि इत्यादि। तो ये यूनिवर्सल अवेयरनेस स्किल्स भी, ये स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। तीसरा है इमोशनल मास्टरी स्किल्स, यानी जो हमारा लोअर सेल्फ है, क्रोध, लोभ इत्यादि, उनका हम दमन करके अपने हायर सेल्फ से हम कैसे अपना जीवन बिताएं। तो ये इमोशनल मास्टरी स्किल्स यानी माइंड मैनेजमेंट स्किल्स। और चौथा है प्रोफेशनल मास्टरी स्किल्स। इसका मतलब क्या? जो भी भगवान ने विद्या दी, जो भी भगवान ने टैलेंट दिया, उसका हम उपयोग करें संसार में लोगों के जीवन को एनरिच करने के लिए। तो ये 4 क्वाड्रेंट्स हैं: सेल्फ अवेयरनेस स्किल्स, यूनिवर्सल अवेयरनेस स्किल्स, सेल्फ मास्टरी स्किल्स, प्रोफेशनल मास्टरी स्किल्स। अभी हो क्या रहा है मेघना जी? एजुकेशन का एक बहुत ही लिमिटेड कॉन्सेप्ट है। समाज में एजुकेशन का कॉन्सेप्ट क्या है कि पढ़ाई करो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, एडवोकेट बनो और उसके बाद फिर पैसा कमाओ। सो व्हाट वी आर अंडरस्टैंडिंग एजुकेशन टू बी इज द आर्ट ऑफ अर्निंग मनी, बट एजुकेशन is far broader than this. एजुकेशन का लक्ष्य है हमारे हार्ट की ट्रेनिंग हो, हमारे इंटेलेक्ट की ट्रेनिंग हो और हम एक श्रेष्ठ मनुष्य बन के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से निकलें। वो जब कॉन्सेप्ट आएगा हमारे एजुकेशनलिस्ट्स में, एकेडमिशियंस में, हमारे एजुकेशनल सिस्टम में, तो जो जेन जी के पास आज आईक्यू है वो ईक्यू साथ में इजीली ऐड हो जाएगा और जिस दिन वो एसक्यू ऐड हो गया वो आदर्श मनुष्य बन के हमारे संसार को
अच्छा बनाने के लिए प्रयास करें। SQ की बहुत ज़रूरत है हमारे एजुकेशन सिस्टम में। स्वामी जी, गीता से एक ऐसा सीख हमें बताइए जो कि हमारे यूथ के लिए बहुत, एक सिंपल सा सीख जो हमारे यूथ के लिए बहुत काम देगा। गीता जब आप पढ़ेंगे तो पहले अध्याय के शीर्षक को पहले पढ़ेंगे, हेडिंग ऑफ द चैप्टर, फिर चैप्टर में प्रवेश करेंगे। तो पहले अध्याय का टाइटल वेद व्यास ने दिया है अर्जुन विषाद योग। अर्जुन विषाद में था, उसके सामने एक चुनौती थी, एक कठिनाई, एक एडवर्सिटी को फेस कर रहा था और उसमें वो अनुभव कर रहा था मैं तो टूट गया। लेकिन एक समझदारी की बात उसने की कि वो श्री कृष्ण के पास जाके कहता है, श्री कृष्ण शिष्यस्ते हम शादिवाम त्वाम प्रपन्नम, आप मुझे बोध कराओ कि मेरा कर्तव्य क्या बनता है। तो वो जो कठिनाई थी अर्जुन के जीवन में, वो एक लॉन्चिंग पैड बन गई जिसके द्वारा अर्जुन को बोध हुआ, अर्जुन को ज्ञान हुआ और अर्जुन आगे बढ़ा जीवन में। तो सीख ये है कि कठिनाई तो आएगी ही जीवन में, वो कठिनाई को हम कैसे देखते इसमें हमें ध्यान देना। या तो आप कठिनाई आए तो टूट जाएं और या उसको एक अवसर बनाएं, एक स्टेपिंग स्टोन बना के और आगे चलें। तो गीता का ज्ञान मेघना जी लड़ाई के मैदान में दिया गया। जो विश्व की, इस माया के संसार की सबसे भयानक परिस्थिति है, इससे भयानक परिस्थिति और कौन सी होगी। श्री कृष्ण ने उसी सिचुएशन को चुना कि अर्जुन को अज्ञान में डालो और फिर अर्जुन के माध्यम से प्रश्न होंगे, हमारे दिव्य शरीर से उत्तर होंगे, उस प्रश्नोत्तरी की किताब छपेगी। अब श्री कृष्ण अर्जुन को कहीं और भी अज्ञान में डाल सकते थे, तो उन्होंने डिलिबरेटली द मोस्ट क्रिटिकल सिचुएशन को चुना और कहते हैं अर्जुन, ऐसी पोजीशन में भी तुम अपने मन को कंट्रोल कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। तो घबराना नहीं है, भगवान के डिजाइन पर विश्वास करना। ये सारा संसार उन्होंने बनाया है, कठिनाई में भी उनकी कृपा को देखना है और उसका उपयोग करना है। हर कठिनाई हमें कुछ सिखा के जाएगी, हमें श्रेष्ठ बना के जाएगी। अगर हम ये लक्ष्य बनाएं कि मुझे भीतर से उन्नति करनी है, तो हम फेलियर से भी घबराएंगे नहीं। अपने जीवन में 4 बातों पर ध्यान रखें। कीप लर्निंग, तो आपका जीवन मीनिंगफुल रहेगा। कीप ग्रोइंग, तो आपका जीवन वैल्यूएबल रहेगा। कीप सर्विंग, तो आपको अंदर से आनंद आएगा। और कीप परसिवियरिंग, तो कठिनाई में भी लगे रहो और अवश्य कृपा हो। आज के इस कॉन्क्लेव, मंथन कॉन्क्लेव में ये जितने लोग हमें आपको सुन रहे हैं, अगर उनमें से कोई ये चाहेगा कि आज रात से ही मुझे अपने माइंड मैनेजमेंट में कुछ करना है, एक स्टेप, तो मैं क्या शुरू करूं? किसी भी सिचुएशन में रिएक्ट न करें, निश्चय कर ले हम रिस्पॉन्ड करेंगे। एक किसी ने कटु वाक्य बोल दिया, वो नी जर्क रिएक्शन न हो। सोचें कि इस स्थिति में क्या करने से श्री कृष्ण की प्रसन्नता होगी। अगर मैं क्रोधित होऊंगा तो श्री कृष्ण प्रसन्न होंगे, या मैं उसे सहन करूं तो श्री कृष्ण प्रसन्न होंगे। तो ये ज्ञान का, जो गीता का ज्ञान है, उसका उपयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। अंत में एक सवाल, आप एक बहुत सुंदर गिफ्ट हमारे स्टेट को कर रहे हैं, जगत गुरु कृपालु यूनिवर्सिटी। कुछ शब्द उसके बारे में
आपने उड़ीसा को क्यों चुना? और मैंने आपकी किताब में ये पढ़ा, आपने उड़ीसा को लेके बहुत एग्जाम्पल्स उसमें दिए हैं, आपकी अनुभूति उड़ीसा के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में बहुत रही हैं। तो खास आपकी जो आशीर्वाद हम पर है उस बारे में 2 शब्द। देखिए, हम तो सेवक हैं और हमारा लक्ष्य है सेवा करना। बहुत साल पहले हमने अपने गुरुदेव जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज से पूछा था कि विश्व की श्रेष्ठतम सेवा मानव मात्र की हम क्या कर सकते हैं। उन्होंने कहा श्रेष्ठतम सेवा है लोगों को सही सही ज्ञान मिल जाए। तो इसी लक्ष्य से हमने प्रयास शुरू किया। इसमें विशिष्टताएं अनेक रहेंगी। उसमें एक ये है कि मटेरियल एजुकेशन तो हम ट्राई करेंगे हाईएस्ट क्वालिटी का हो ही, साथ ही साथ प्रत्येक विद्यार्थी के लिए कंपलसरी रहेगा ह्यूमन एक्सीलेंस कोर्सेस, पावर ऑफ थॉट, साइंस ऑफ माइंड मैनेजमेंट, आर्ट ऑफ हैप्पीनेस, ये 2 क्रेडिट्स एवरी सेमेस्टर, ताकि साथ ही साथ उनका एसक्यू भी डेवलप होता चला जाए। हमारे शास्त्रों ने कहा द्वे विद्ये वेदितव्ये पराचैवा पराच, कि 2 विद्याओं का अभ्यास जीवन में जरूरी है, मेटीरियल साइंस एंड स्पिरिचुअल साइंस। ये हमारे भारतीय संस्कृति की देन है। ऐसा नहीं कि आप या धर्म को मानो या साइंस को मानो, वेद कहता है दोनों को मानो। तो हम इस आइडिया से कि एक ऐसी यूनिवर्सिटी हो जिसमें विद्यार्थी श्रेष्ठतम दोनों प्रकार की विद्याओं में अपना अभ्यास करें, ये भगवान की कृपा से जगन्नाथ जी की लीला स्थली उड़ीसा में ये यूनिवर्सिटी अब शुरू होने जा रही। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। आपका एसक्यू का सपना ईश्वर करे सारे भारत में, सारे विश्व में, हर एक शिक्षा अनुष्ठान में हो सके। एसक्यू की बहुत ज़रूरत है ईक्यू के साथ। सो आज के इस कॉन्वर्सेशन में एक चीज़ तो बहुत साफ है कि जो हम सदियों से सुनते आ रहे हैं कि माइंड मैनेजमेंट ही हमारी ज़िंदगी के तरीके को डिसाइड करता है, वो तो सच है ही, लेकिन एक बहुत हार्ड हिटिंग ट्रूथ ये है कि हम जो हैं, जो रिज़ल्ट है हमारे पास, दैट इज़ द रिज़ल्ट ऑफ आवर डिसीशंस दैट इज़ टेकन बाय द माइंड, एंड एनी डिसीजन टेकन बाय अ रेस्टलेस माइंड विल क्रिएट chaos and restlessness, and decisions taken with a calm, composed and conscious mind will of course give you wise outcomes. And भगवद गीता में ये बहुत ही सुंदर तरीके से समझाया गया है। Thank you Swami ji, this session was absolutely enlightening for everybody here, for me personally. Thank you so much. उम्मीद करूंगी आपसे फिर से बहुत जल्दी मुलाकात हो। नमस्ते मेघना जी, और आपके सब दर्शक श्रोताओं को सप्रेम हरि स्मरण बहुत बहुत धन्यवाद।